से आइए अब करते हैं शुरुआत एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की हमारे दोनों खास मेहमानों के साथ। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब और एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालिया साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। राजेश जी, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सर गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो आज लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये स्टॉक का अगर हम अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से इसके डेली, वीकली और मंथली चार्ट बने हुए हैं उसके हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक में 500 रुपए तक के टारगेट लॉन्ग टर्म में आते हुए दिखना चाहिए। तो कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आती तो उसको ऐड करें और हम यहाँ से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसका 390 के आसपास। हालांकि स्टॉक आज के सेशन में भी काफी अच्छा मूव लोअर साइड से एक रिकवरी दिखाया है और मुझे लगता है 420 से लेके 405 ये एक रेंज आइडियल रेंज रहेगी जहां पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो ऐड करें और हमें लगता है इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट 500 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो ये है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। अब फंडामेंटल ये स्टॉक लगभग सबको पसंद आने लगा जी सर, है ना। बेहतरीन स्टॉक है और 390 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाई है 500 रुपए तक के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पसंदीदा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आज से एसपीएल में। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है अनिल जी, एक इंफ्रा स्पेस की कंपनी है। स्टॉक का नाम है एनसीसी, जिसका अभी करंटली 58-59 रुपए के करीब का प्राइस चल रहा है। देखिए, एक बेहतरीन कंपनी है, इंफ्रा और ईपीसी सेगमेंट की जबरदस्त 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और रेगुलर इंटरवल पे अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। बैलेंस शीट की क्वालिटी विद इन द स्पेस बहुत ही अच्छी है और इसमें 2-3 डेवलपमेंट हुए। एक तो इनकी जो दिक्कतें थी आंध्र प्रदेश में वो सब सॉर्ट आउट हो गई है, वहां से भी नए ऑर्डर्स और पेमेंट्स वगैरह मिलने लग गए हैं। फिर सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और बजट चूंकि ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर होगा जहां पे डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने वाले हैं बजट में, तो उसका भी प्ले है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने इसमें हाल ही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रोमोटर्स ने वारंट्स के जरिए अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा है। तो ऑल इन ऑल सब तरह से अच्छा लग रहा है स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में 85 रुपए के टारगेट है इसमें। ओके, 12 महीनों में 85 रुपए का टारगेट, ये है एनसीसी में आपके लिए खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताइए सुमित जी। अनिल जी, एचडीएफसी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में मजबूती देखने को मिल रही है। कल का हाई एचडीएफसी बैंक में ब्रेक हुआ है। लास्ट 2-3 दिनों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अभी और ऊपर जाएगा यहाँ से और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे खरीदारी करें। नीचे में 1440, 1441 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से ऊपर में लगता है कि 1500 का एचडीएफसी बैंक में पहला टारगेट बनेगा। 1500 का लेवल निकलने के बाद ये रैली एक्सटेंड होगी और 1525, 1530 तक के लेवल फिर इसी हफ्ते में एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए एचडीएफसी बैंक में 1480 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 20 से 25 रुपए के। एचडीएफसी बैंक का 1480 का कॉल भी खरीद सकते हैं, स्पॉट में खरीद सकते हैं। 1500, 1530 तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में करें खरीदारी, पक्का ना सुमित जी? मेरे को थोड़ा पता नहीं, आज समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक लेने का मन बने तब तक तो नीचे आ जाता है, जब तक बेचने का मन बने तब तक ऊपर आ जाता है। सब ठीक है? देखिए अनिल जी, वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलने वाली है। वॉलेटिलिटी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी स्पॉट जरूर कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। तो जिसको स्टॉप लॉस से कर सकते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। 49,000 राउंड फिगर में इस वक्त है। सेंसेक्स 49,000 बात करते करते 5 पॉइंट और बढ़ गया, लेकिन 49,000 पे सेंसेक्स आ चुका है। 31,500 के पार बैंक निफ्टी निकल। बीच में कुछ आधा घंटा हुआ था, कुछ आया था मार्केट में या मॉक ट्रेडिंग सेशन था? वो लग ही रहा है सर वैसे ही है। जो हिसाब से पूरा रिकवर हो गया सर। कौन था वो दुखी आत्मा ऐसा जो मतलब पूरा घर बार बेच के ऐसा 10 मिनट 5 मिनट में किसको हड़बड़ी जल्दी? और कुछ वैसे दिखा भी नहीं सर कि पैनिक की क्या वजह है। सर साहब, ऐसा पैनिक कौन करता है ऐसे बेचने के लिए? नहीं अनिल जी, देखिए ये हो सकता है जो सुबह सुबह आती है कई ब्रोकरेजेस में, कई क्लाइंट्स के अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है या पेइंग पे आउट बराबर नहीं होते तो उनके पोजीशन जो फोर्सिबली कटती है, तो वो एक कारण हो सकता है। और बाकी
परसों के बाजार में भी जो जिस तरह की गिरावट थी, कई वीकर हैंड्स आउट हो गए मार्केट से, और अभी कई लोगों को जिनके प्रॉफिट भी बन रहे हैं वो अनड्यू रिस्क बजट के पहले लेना नहीं चाह रहे हैं, तो थोड़े स्लाइटेस्ट इंडिकेशन ऑफ अ करेक्शन में निकलने की एक होड़ मच जाती है और उसके कारण हम इतनी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए। आइए सेठी साहब से उनका पोजिशनल पिक भी ले लिया जाए। सेठी साहब बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का पोजिशनल पिक। देखिए अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल पिक है, एक बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट की कंपनी है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। अनिल जी, भारत की एक लीडिंग सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी है, जबरदस्त ब्रांड्स है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आज इस कंपनी को पिक करने के पीछे है एक कारण की कजरिया सिरामिक्स, जो कि इसी तरह की कंपनी है, उन्होंने फ्राइडे को अपने नतीजे पेश किए, बेहद बेहद ही दमदार नतीजे थे। और मेरा ये मानना है, जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड में एक बढ़त देखी जा रही है, सरकार का फोकस है, हाउसिंग में बहुत ही जबरदस्त डिमांड है, कारण जो भी हो, चाहे महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन किया हो या फिर जो होम लोन की दरें हैं वो पिछले डिकेड के लोएस्ट लेवल पे है, तो मुझे लगता है बिल्डिंग मटेरियल वाला सेगमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। ये स्टॉक जो अभी 3450 के आसपास ट्रेड करता है, खरीदारी करने की सलाह है। मेरा पोजिशनली इसमें 3700 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 3300 रुपए का। तो ये है आपके लिए सेरा सैनिटरी, जो पसंद आ रहा है सेठी साहब को नजर रखिए इस काउंटर पर अच्छे एक्शन के लिए। और ये भी देखिए मार्केट की तरह निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आपको दिखा चुका है। 3700 के टारगेट के लिए आपको इसको खरीदना है। आइए कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में है। ग्रासिम सुबह से ही अच्छी तेजी दिखा रहा है, 2 बाय कॉल्स भी आ चुके हैं, थोड़े मुनाफा वसूल के बाद फिर से एक्शन में है। क्या है यहाँ पर नए ट्रिगर जिसकी वजह से बाजार का इंटरेस्ट ग्रासिम में बढ़ रहा है, जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, कारोबार विस्तार को लेकर और नई इंडस्ट्री में उतरने की अब कोशिश है। ग्रासिम की 5000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पेंट व्यवसाय में प्रवेश की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। अगले 3 सालों में 5000 करोड़ निवेश की योजना ये बना रहे हैं। कारोबार विस्तार के नए रास्ते कंपनी खोजने में माहिर है और शुरुआत से ही कई सारे कारोबार में एक के बाद एक जहां पर अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिखती है, ग्रासिम कुछ हद तक वहां पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अब पेंट इंडस्ट्री है जिसका रुख कर रहे हैं। नए और ग्लोबल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पेंट क्षेत्र में उतरने का प्लान है, जिसके चलते एक नई तकनीक के साथ उतरने पर कंज्यूमर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है। और आपको बता दें, घरेलू पेंट कारोबार में फिलहाल जो कंपनियां हैं जिनकी मोनोपोली है, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। एशियन पेंट्स, कंसाई नैरोलैक, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियां जो कि फिलहाल पेंट्स में अपना नाम कमा रही हैं। ग्रासिम की रणनीति क्या है और ग्रासिम को पेंट इंडस्ट्री खासतौर से क्यों पसंद है, ये अगर समझने की कोशिश करें, एक तो मजबूत क्षमता वाले कारोबार में उतरने का ग्रासिम का हमेशा से ही लक्ष्य रहा है। और पेंट इंडस्ट्री की भी अगर बात करें तो FY14 से FY19 तक पेंट क्षेत्र ने सालाना 11% की आय ग्रोथ दिखाई है। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कंपनी देख रही है, इसी के चलते इस इंडस्ट्री में उतर रही है। आगे भी पेंट क्षेत्र के लिए मजबूत आउटलुक दिख रहा है। अब एक टेबल आपके सामने होगा जहां पर ग्रासिम के साथ पेंट इंडस्ट्री को कनेक्ट करके हम बताने की कोशिश करें कि फिलहाल पेंट से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके पैट मार्जिन, उनके मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर कितना ज्यादा इजाफा और किस तरह से अट्रैक्टिव यहां पर आंकड़े साबित होते हुए दिख रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री के साइज की अगर बात करें, 50,000 करोड़ का इसका इंडस्ट्री का साइज है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें, करीब 30 से 40% अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का यहां पर साइज है। और डेकोरेटिव सेगमेंट जो है पेंट इंडस्ट्री का 75% हिस्सा है। तो डेकोरेटिव सेगमेंट देख लें, पेंट इंडस्ट्री देख लें, ये हर लिहाज से इन इंडस्ट्री में उतरने की कोशिश करेंगे और ग्रासिम की इस मौके और अवसर से फायदा लेने की पूरी कोशिश होगी। तो पेंट इंडस्ट्री अब अगला कदम होगा ग्रासिम के लिए। ओके, पेंट इंडस्ट्री में यहाँ पर अब आगे और उतरने की तैयारी ग्रासिम की, तो देखते हैं। आज मार्केट तो खुश है कम से कम इस बात से। दोनों चीजें, अंडरटेक के रिजल्ट्स और साथ पेंट इंडस्ट्री में उतरने की तैयारी। 1050 सारी रिकमेंडेशंस तो खरीदारी की आई चुकी है आपको। आइए राजेश जी से लेते हैं उनकी SPL मिड कैप्स की पोजिशनल पिक। राजेश जी बताएं सर। तो अनिल जी, पोजिशनल पिक जो रहेगी वो रहेगी बिरला कॉर्प। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिल रहा है। पिछले अगर 8 से 10 वीक का मूव देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में करीब एक 690 से 700 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक में, हमें लगता है अब यहाँ से स्टॉक में एक पोजिशनल तरीके से इसको बाय करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है सूनर और लेटर इस स्टॉक में ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। और स्टॉक के टारगेट जो हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे 820 से 840 तक के लगते हैं। तो 725 के आसपास ट्रेड करें, 725, 705 ये रेंज में इसको बाय करें। 680 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर हम देखें 7-8 वीक में जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ, उसका बेस जो बना हुआ है वो 690 680 के आसपास है।
तो वही स्टॉप लॉस को हम सजेस्ट करेंगे यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे रखने के लिए, और 820 से 840 तक के टारगेट हमें लगता है बिरला कॉर्प में देखने को मिलना चाहिए। बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए बिरला कॉर्प ने आज सुबह। वरिंदर बंसल भी नतीजों का विश्लेषण करके बता रहे थे कि कंपनी के रिजल्ट दमदार हैं, और ये आपके बजट में सस्ता शेयर था नहीं, या मालामाल में? मालामाल वीकली में था, हाँ, कहीं तो रिकमेंड हुआ है। बढ़िया कंपनी, यहां पर आप रखिएगा नजर। आगे चलते हुए आइए 10 की कमाई का अगला स्टॉक है हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी बताएं सर। सर 10 की कमाई के लिए सर जो स्टॉक मुझे आज पसंद है वो है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL टिकर है NSE पर। स्टॉक में अनिल जी काफी एक कंसोलिडेशन, साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में अपमूव दिया है, और चार्ट पैटर्न मैं कहूंगा कि काफी हद तक उसी पेडिग्री का है जैसे कि अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन में हमने देखा कि लगातार हायर हाइज हायर सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया, और बुल रन में जबरदस्त तेजी में उन स्टॉक्स में देखी है। मुझे लगता है ATGL के कंसोलिडेशन के बाद यहां पर भी सिमिलर अपसाइड का पोटेंशियल है। 370 380 इस जोन में एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। 360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 420 रुपए का एक नियर टर्म टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अब इसका नाम बदल के टोटल भी बीच में लग गया, जो वो अंतरराष्ट्रीय कंपनी है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी टोटल, उन्होंने यहां पर स्टेक खरीदी, उसके बाद ये दोनों हो चुका है। अच्छा, स्टॉप लॉस के बताए हिमांशु जी, एक बार जरा फिर से बताओ। सर खरीदारी की राय है 375 के जोन के आसपास, 360 के स्टॉप लॉस के साथ 415 420 का पहला टारगेट। 415 420 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 382 से 375 की रेंज में आप आराम से नीचे में खरीदिए अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ये है स्टॉक आपके लिए खरीदारी करने के लिए। ओके, सेठी साहब से भी ले लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक, फिर क्या है सेठी साहब भी फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद 10:30 बजे हमारे साथ में निर्मल जैन साहब भी आ रहे हैं। अच्छा, 10:40-45 पे प्रशांत कुमार साहब भी है, यस बैंक वाले। तो बैक टू बैक हमारा पावर पैक शो है। और तो सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का शॉर्ट टर्म पिक है वो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अनिल जी, आपको याद हो तो फ्राइडे को जब बाजार में मार्केट मची हुई थी, तब मेरा एक ही थीम था कि जब हम सोमवार को खुलेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आ चुके होंगे, जो कि बेहद ही दमदार आने की उम्मीद थी, और उसके कारण से सीमेंट सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। आज यहां से मैंने जेके लक्ष्मी सीमेंट को पिक किया है। एक बहुत ही दमदार, एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अब बिल्कुल अगर आप इसके वैल्यूएशन देखेंगे तो अगर पीएस से कंपेयर करेंगे तो ये 13-14 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इंडस्ट्री का जो इस साइज की कंपनीज है उनका प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल वुड बी समवेयर क्लोज टू 25-30। अच्छे रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का है, डेट इक्विटी रेशियो 0.87। बाकी सितंबर तिमाही में भी बहुत ही दमदार नतीजे थे। 92 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया सितंबर तिमाही में, जो कि पिछले साल के सितंबर तिमाही में 49 करोड़ का था। और इस कंपनी के 29 तारीख को माने आने वाले फ्राइडे को नतीजे आने वाले, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाकी जो सीमेंट कंपनी जो अब तक नतीजे आए, अल्ट्राटेक है, बिरला कॉर्प जो अभी राजेश पालवे जी ने रिकमेंड करा, उसके अलावा सागर सीमेंट, सबके नतीजे अच्छे आए हैं, तो जेके लक्ष्मी के भी सीमेंट के अच्छे नतीजे आने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मुझे लगता है 350 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 315 रुपए का। ओके, 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट में करें खरीदारी। 350 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में सेठी साहब की तरफ से। बिल्कुल सेठी साहब, मुझे याद है आपने शुक्रवार को सीमेंट शेयरों पर ही कहा कि अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स के बाद री रेटिंग होगी। आज के कमजोर बाजार में भी सीमेंट शेयर मजबूती, सॉरी कौन से कमजोर बाजार, किधर के कमजोर? 500 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी सर, डे हाई पर 31,700। दीप, क्या हो रहा है मार्केट में भाई? गजब है क्या मार्केट में चल रहा है। हालांकि निफ्टी अभी भी उतना मजबूत है, बैंक निफ्टी तो कमाल ही कर रहा है। 700 आपको लेवल दे रहे 700। अब अगला लेवल है 825 850, 800 से 850 फाइनल टारगेट आज के लिए। अब उससे आगे हो जाए तो बड़ी बात। टारगेट तो 800 850 ही होता है फाइनल आज के लिए। 32,000। अब मैं ना बोलने वाला कौन हूं भाई? अगर 1000 पॉइंट फ्राइडे को गिर सकता है। फ्राइडे कौन सी वजह से गिरा था 1000? कोई वजह नहीं थी। कोई रीजन नहीं। हाँ, तो यही तो समझ में बिना वजह के भी कुछ भी काम हो सकते हैं। तो चलिए वजह ढूंढते, बजट के बारे में खुश होने की, ठीक है, और वो बताएंगे हमें निर्मल जैन साहब। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और IIFL ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन निर्मल जैन साहब। मार्केट मांगे मोर। हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो चुके हैं IIFL ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन निर्मल जैन साहब। निर्मल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका।
जैसा आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये वाला बजट ऐतिहासिक होगा, ऐसा पहले कभी आया ही नहीं वैसा बजट होगा। तो आप मुझे सिर्फ इतना समझाओ सर कि ऐसा क्या वित्त मंत्री कर दे जिससे आप मानेंगे कि ये बजट ऐतिहासिक है? अगर वित्त मंत्री की जब टैक्सेस कम कर दे, हाँ, जो कि आज से 30 साल पहले की रिफॉर्म में हुए थे, तो ये बजट ऐतिहासिक हो जाएगा। और टैक्स जहां तक मैं प्रैक्टिकली अगर देखना है अनिल जी, तो वित्त मंत्री का फोकस ग्रोथ पे रहेगा और फिस्कल डेफिसिट मेरे ख्याल से इस साल जो है बढ़ के 7.5% के आसपास हो जाएगी। पर अगले साल का भी जो टारगेट, जो पुराने पहले जो 4% होता था, वो मेरे ख्याल से अब 6.5 से 7% भी अगर हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। तो वित्त मंत्री का टारगेट ये रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को, और उससे जो ग्रोथ आएगी, उससे जो जॉब क्रिएट होंगे, वो एक इकोनॉमी में जो वी शेप रिकवरी की शुरुआत हुई है उसको थोड़ी सी गति मिलेगी, और वही मतलब बाजार के लिए भी सबसे अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी, और वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर से, बजट से। जी अच्छा, इस साल की जो फिस्कल डेफिसिट है जी सर, अनिल जी, वो ज्यादा इसलिए है कोविड की वजह से ही नहीं, पर डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट था करीबन 2.5-3 लाख करोड़ का, उसकी जगह पे सिर्फ 60-70 हजार करोड़ रुपये ही कर पाए हैं। तो करीबन 2 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट में जो शॉर्टफॉल है, वो आपकी बजट फिस्कल डेफिसिट की तुलना में बढ़ जाती है, एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट। तो अगर अगले साल उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनके पास में, बीपीसीएल इनका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एलआईसी का आईपीओ आ सकता है, तो हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट में टारगेट बहुत अच्छी तरह से एक्सीड करे, तो एक बहुत बड़ा पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास में, जिसको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, एग्रीकल्चर, रूरल सभी सेक्टर के लिए यूज कर सकती है। ओके, तो फिर अगर कुछ लोग जैसे बातें कर रहे हैं कि इस पूरे कोरोना काल में अगर कहीं कमाई हुई है किसी की, तो वो सारे ब्रोकरेज हाउसेस की हुई है, अकाउंट भी बहुत सारे नए खुले हैं, आपके रिजल्ट भी बड़े तोड़फोड़ तगड़े आ रहे हैं सर, तो कहीं भी वित्त मंत्री जी को कहीं ऐसा मतलब सोचना भी नहीं चाहिए कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई टैक्स बढ़ा दे लॉन्ग टर्म, होम टर्म में या शॉर्ट टर्म, ये तो नहीं करना, उनको बहुत सारा माल बेचना है, अभी भी डाइवर्समेंट बड़ा करना है। हाँ, और जो स्टॉक मार्केट के जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो हमेशा किसी कंपनीज या सेक्टर्स के आंकड़ों को ही फॉलो करेंगे। अब आप देखिए, जितनी भी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनके नतीजे बहुत ही बढ़िया है। अब हम देख रहे हैं कि एसी के सेल्स में भी काफी तेजी से ग्रोथ है, टायर की कंपनियां बहुत अच्छा रिपोर्ट दे रही है, आपने भी सुना सीमेंट की कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट तो फॉलो करता है, और अगर आपको लगता है कि जहां प्रॉफिट में टैक्स लगाओ तो फिर हर जगह टैक्स लगाएंगे वित्त मंत्री जी। तो फिर आप आईटी कंपनी, सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनीज के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप देखो कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर है, जो कुछ 10-10 गुना 20-20 गुना प्रॉफिट हो चुके हैं। तो ये माहौल है, ये काफी अच्छा माहौल है, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा टेम्परिंग नहीं करे तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी चलेगा, एग्रीकल्चर काफी अच्छा है, और क्योंकि रबी की फसल बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, बारिश ठीक हुई है, उसके अलावा कोविड से जो इंडिया की रिकवरी है वो भी तेजी से हो रही है। तो अगला जो दशक है वो इंडिया का हो सकता है अगर हमारे पॉलिसी में स्टेबिलिटी है। हर जगह आप कहीं 2%, 5% की लालच में करें, क्योंकि 2-5 हजार 10 हजार करोड़ रुपए से अगर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा खराब हो जाता है, लोगों को एक कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दिखे तो इन्वेस्ट करने का या बिजनेस करने का थोड़ा मजा आता है। ये बात सही है। अच्छा सर, आपने पहली सेंटेंस जो कही ना, वो मेरे बात समझ में आ गई कि टैक्स घटा दीजिए। तो टैक्स सर कॉर्पोरेट्स के तो घट ही चुके हैं, यही वित्त मंत्री ने घटाया, अब किसका घटे? या तो मेरा घटे या आप जैसे सुपर रिच का घटे, दोनों में अब किसका घटाना है सर? अब हमारे जैसे सुपर रिच का तो मत घटाओ, पर बड़ा मत, कंफ्यूज मत करो जी। पर जो जीएसटी है वो अब उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना होगा जी। और क्योंकि जो ये अगर डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ही ग्रोथ आएगी, तो ही जॉब्स क्रिएट होंगे। तो फोकस उस पर होना चाहिए, और टैक्सेस को भी नेशनलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि क्या हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स तो आपने घटा दिए, पर डिविडेंड पे टैक्स है, 2-3 बार टैक्स लग जाता है प्रॉफिट के ऊपर अलग अलग तरह से। ये सब चीजें जो है ना, ये पिछले 20-30 सालों में दुनिया के हर देश ने डिस्कवर किया है कि अगर आपकी पॉलिसी स्ट्रेट हो, सिंपल हो और क्लियर हो, तो हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। परफेक्ट है। अच्छा सर, आप चाहे जितना टैक्स बढ़ा लो, टैक्स को सिंपल रखो। हाँ। क्योंकि आप प्रॉफिट पे टैक्स अलग लेंगे, फिर डिविडेंड पे अलग टैक्स लेंगे, सरचार्ज अलग लेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ऑप्टिकली आपको टैक्स कम दिखाएगा कोई फायदा नहीं, आप बोले 50% टैक्स ले लो, पर एकदम सिंपल रखो तो पता है लोगों को और कुछ करना ही नहीं है, इतने टैक्स भरना है।
ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक चीज और, ये जो हमने अभी तक बात की वो सब बढ़िया, ऐसे ड्रीम बजट, ऐतिहासिक बजट, ये सब कुछ ऐसा ऐसा हो जाए तो ये है, लेकिन प्रैक्टिकली होगा क्या? कितना मतलब वित्त मंत्री के पास मतलब है गुंजाइश कि ये भी कर दे वो भी कर दे, ऐसा प्रैक्टिकली किस तरह का बजट रहेगा ये बताएं। नहीं, प्रैक्टिकली भी मुझे लगता है कि इस बार गुंजाइश भी है उनके पास और विल पावर भी है, मतलब थोड़ा इरादा भी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो माहौल है इसमें आप फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ज्यादा आपके प्रेशर नहीं रहेगा इन्वेस्टर्स का या इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और एक जो मोमेंटम बना है मुझे लगता है कि काफी अच्छे। अब जैसे आप पीएलआई स्कीम देखिए, इसको भी अगर आप बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर एक्सटेंड कर दो तो भी काफी माहौल, मतलब ग्रोथ भी आएगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और माहौल बदल जाएगा। तो वैसे है फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत सारी चीजें, पर एक है कि जो छोटी 2% 5 जो टैक्स लगाने की जो मतलब वो चल रही है आजकल की टैक्स बढ़ा दो, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो, अगर हम लोग फॉरेनर का पैसा लेके आते हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जॉब क्रिएट होगी, गरीब लोगों को काम मिलेगा। वही काम यहाँ के जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, वो भी कर सकते हैं। तो उनको भी एक स्टेबल एनवायरमेंट दो, अच्छा एनवायरमेंट दो, प्रॉफिट का मोटिव जो है, मोटिवेशन है, वही इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। क्योंकि बिजनेसमैन कब रिस्क लेगा नया इन्वेस्टमेंट करने जब उसे लग रहा है मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो एक सही दिशा में इकोनॉमी और मार्केट चलने लगा है, तो अब इसको खाली थोड़ा सा मोमेंटम देने की जरूरत है। ठीक बात है। अच्छा सर, तो मार्केट के मोमेंटम पर भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि 50,000 भी हो गया, आपसे बात भी हुई थी कि इतना मार्केट बढ़िया तेजी में चल रहा है, तो बजट से कुछ फर्क पड़ेगा मार्केट पे लंबा, या बस एक आध दिन की बात है फिर से हम बैक टू नॉर्मल? नहीं, बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। मतलब ज्यादातर पिछले बहुत सारे बजट में देखा है, अगर बजट के पहले हवा भर जाती है तो निकल जाती है, और अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल हो जाता है तो रिकवर होता है। पर मार्केट इकोनॉमी जो है वो ठीक ही, मतलब बजट से बजट एक इवेंट है, पर देखते हैं बजट में क्या है। क्योंकि अगर बहुत सारा कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कुछ ठोस कदम आता है तो एक बार सेंटीमेंट सुधरेगा भी। तो बजट पे जैन साहब आपने पूरा जी सर जी सर प्लीज। अगर लोगों को टैक्स बढ़ाने की उम्मीद है, आप अगर कम कर दो तो सेंटीमेंट एक बार तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर जी थोड़ा सा एक बार फिर से ना, फिर से मन कर रहा है एक सवाल और पूछा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं होगी ना सर? हो सकती है, मतलब इसमें किसी चीज से हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। बस वही है कि इक्विटी मार्केट में हालांकि साल दर साल देखे तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया है, मार्च के लोस से देख रहे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सब पूरा कोरोना काल में अगर किसी ने कमाया तो इन्वेस्टर्स ने कमाया है। डबल हो गया सर। डबल हो गया बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट की सारी उम्मीदों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और आपसे बजट के दिन फिर से मुलाकात होगी, बजट आने के बाद आपसे हम फिर से पूछेंगे कि बजट के आने के बाद आपका क्या व्यू है। फिलहाल बाजार का व्यू बहुत क्लियर कट है तेजी का। 31,600 पर बैंक निफ्टी और 31,700 तक पहुंचा भी है और 14,400 के आसपास निफ्टी में ताकत कम है, बैंक निफ्टी में मजबूत है। और बैंकिंग शेयर पूरे एक्शन में, एक बैंक और एक्शन में रहने वाला है वो है यस बैंक। बस थोड़ी देर में प्रशांत कुमार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे भी कि यस बैंक के रिजल्ट्स के बाद क्या कुछ आगे के लिए डायरेक्शन है। लेकिन इस बीच एक खबर भी अभी आई थोड़ी देर पहले न्यूज राइज के हवालों से कि कुछ एक बैड बैंक बनाने की तैयारी चल रही है, एसबीआई और पीएनबी इसके पक्ष में। जी सर, प्रस्ताव रखा गया है और शायद उस पर चर्चा भी चल रही है। सर अगर बजट की रिपोर्ट्स भी पढ़े ना, काफी सारी रिपोर्ट्स में सुनने में आ रहा है कि शायद इस पर विचार हो सकता है। कितना सच है, क्योंकि ये बहुत समय से बात आ चुकी है और कभी इस पर ज्यादा एक्शन नहीं देखा है, बट कितना मार्केट को इससे समझना चाहिए वो भी एक बड़ा सवाल बनेगा सर कि क्या असल में बैड बैंक एक्चुअली एक रियलिटी बन सकता है कि नहीं। अभी तक तो सर जो दिखा है कि ज्यादातर लोग इसके पक्ष में नहीं थे, बट पता नहीं अब एसबीआई और पीएनबी अगर अपना सपोर्ट दे रहे हैं तो शायद कुछ एक्शन दिख सकता है। क्या यही वजह समझे सर, थोड़ा बैंक्स में भी एक्शन आ रहा है शायद? नहीं, मुझे नहीं लगता ये चल रही है खबर, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये इसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स क्यों बढ़ने चाहिए? प्राइवेट बैंक्स तो नहीं बढ़ने चाहिए, सही बात है। प्राइवेट बैंक्स तो बढ़ने का कोई कारण बनता ही नहीं है, बढ़े तो भी सरकारी बढ़े। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अपने हिसाब से बढ़ रहा है, भाई इसको बढ़ने दो, इसकी मर्जी से बढ़ रहा है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं कि भाई क्या है क्यों नहीं। चलिए, लेकिन इस बीच हम कुछ और एक्शन में रहेंगे। राजेश पालिया साहब हमारे साथ है, उनसे लेना है हमें उनकी शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब बताइए। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी सोलारा एक्टिव
ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली सेटअप पे बना रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में लास्ट वीक में एक्शन थी, यहाँ से हमें लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे भी ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक के टारगेट जो हमें इमीडिएट बेसिस पे लग रहे हैं वो 1440 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख रहे हैं। तो करंट लेवल से डिप आती तो ऐड करें 1270 के आसपास हम इसका स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे 1440 के सोलारा एक्टिव के। ओके, 1440 तक जाने की तैयारी, 1270 का स्टॉप लॉस, सोलारा एक्टिव फार्मा, ये भी एक और फार्मा वाली कंपनी, केमिकल वाली एपीआई वाली कंपनी, माफ कीजिएगा, जहां पर बढ़िया एक्शन होने की तैयारी में है इस वक्त बाजार। इस बीच जो अच्छी रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर तेजी के साथ, एक तो एनबीएफसी बड़ी मजबूत नजर आ रही है, यहां से एक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और एक और स्पेस है जहां पर मजबूती आती दिख रही है, वो है सीमेंट शेयरों की। कुछ हद तक फार्मा शेयरों में निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिख रही है, बैंक्स तो खैर मजबूत है ही, तो ये चारों स्पेस ऐसी है जहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। ओके, इस बीच एक और स्पेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, वहां पर भी एक्शन भरपूर है। तो जरा आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं, जो इन्होंने रिसर्च की है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है इसमें? अनिल जी, काफी बड़ा होने जा रहा है। क्या कुछ है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खासतौर पर फोकस रखना है एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनीज में, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो ये जो कंपनीज हैं अपनी उत्पादन क्षमता करीब 50 से 100% तक बढ़ाने की योजना बना रही है आगे जाकर। इनका मानना है कि यहाँ इस स्पेस में अगर आप देखें तो ग्रोथ के काफी ज्यादा अवसर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ऐसी कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहां पर कहा जा रहा है कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है हर साल करीब 1000 से लेकर 1500 करोड़ का क्षमता विस्तार पर खर्च करती नजर आएगी। दरअसल अगर आप देखें तो साल 2020 पूरे सेक्टर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण देखने को मिला था, क्योंकि क्रूशियल होता है समर का सीजन, और वहां पर हमने देखा था कि लॉकडाउन लगा था, जिसके चलते वहां पर जो इनकी जो ऑलमोस्ट 50 से 60% आय होती है वो इफेक्ट होती हुई नजर आ रही थी जी। ओके, तो ये है आपके लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर कुछ बेहतरीन रिसर्च की आशीष से, और विस्तार में भी समझेंगे क्योंकि अभी वक्त हो गया न्यूज पर न्यूज सेगमेंट का, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब। नतीजे में आपके सामने रख दूं, बेहद शानदार परफॉर्मेंस यस बैंक की तरफ से आती हुई दिखी है, और चाहे वो आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही देखें, आपको दिखेंगे नतीजे मजबूत। हमारे साथ कार्यक्रम में यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत सर, स्वागत है आपका। आपके नेतृत्व में बड़ी दमदार तिमाही रही है यस बैंक की, तो सर सबसे पहले क्या खास वजह रही इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस की कि फिर से साल दर साल अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफे में आया है बैंक? इसके पीछे के बड़े ट्रिगर्स बताएं सर सबसे पहले। तो अनिल जी धन्यवाद। और देखिए, अगर आप इस परफॉर्मेंस के पीछे देखिए तो 3 चीजें हैं जिस पर हम बराबर काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा पुराना एनपीए का पूल था उसमें रिकवरी, तो इस क्वार्टर में भी हमने 1500 करोड़ की कैश रिकवरी करी, और पिछले 9 महीने के अंदर कोई 3000 करोड़ की रिकवरी करी, और ये हमारा कंटिन्यू इस पे फोकस रहेगा। दूसरा लोन ग्रोथ, तो इस तिमाही के अंदर हमने 12,000 करोड़ रिटेल और एमएसएमई के अंदर नए लोन दिए, और कॉर्पोरेट में भी 2,000 करोड़ के नए लोन दिए। इससे ना केवल जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें मदद मिलती है, पर फी इनकम में भी मदद होती है। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, हम रिटेल साइड पर नए कस्टमर्स को अपने कासा अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हर महीने कम से कम 1 लाख नए कस्टमर्स के हम सेविंग या करेंट अकाउंट खोलें। तो दिसंबर में हम 85,000 के नंबर पर पहुंच चुके हैं, और पूरे क्वार्टर में हमने 2,25,000 नए करेंट और सेविंग अकाउंट खोले। तो इस तरह हमारा जो डिपॉजिट बेस है रिटेल का वो बढ़ता जा रहा है। 9 महीने में हमारी 39% की ग्रोथ हुई है, और इसी तरह हमारी जो कासा परसेंटेज है उसमें भी पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो ये हमारी 3 स्ट्रेटेजी रहेंगी कि हम अपने डिपॉजिटर बेस को बढ़ाएं, नए लोन दें, और जो हमारी रिकवरी है उस पर हम और ज्यादा काम करें। और कॉस्ट तो आपने देखा होगा वो बराबर कंट्रोल है, बल्कि 13% कम हुई है कॉस्ट 9 महीने की। सर वो तो आपकी बड़ी तगड़ी एक्सपर्टाइज है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग, 1 लाख करंट अकाउंट हर महीने ये टारगेट रखा है, ज्यादा नहीं है सर? 1 लाख करंट और सेविंग मिला के, सेविंग 1 लाख हर महीने नए अकाउंट? नहीं, तो 85,000 तो हमने दिसंबर में खोल दिया। नहीं,
क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज और, जब पिछली बार आपसे बातचीत हो रही थी आपने मुझे बहुत साफ कहा था कि देखिए हमारा फोकस पूरा रिटेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिटेल, एसएमईज, एमएसएमईज। तो आप जैसा बता रहे हैं कि कितना 10-12 हजार करोड़ का लोन आपने रिटेल और एसएमईज में दिया है, सिर्फ 2000 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन में, तो बिल्कुल एकदम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारी डायरेक्शन रहेगी, रिटेल और एमएसएमई में ज्यादा फोकस है। अच्छा, एक चीज और आपने कही कि अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ा कारण ये भी कि एनपीए की रिकवरी तगड़ी हुई है। ये तो चलो पुराने एनपीए रिकवर होकर आ रहे हैं और आपके सीधे सीधे प्रॉफिट में जुड़ भी रहे, नए एनपीए की सिचुएशन क्या है, ग्रॉस और नेट लेवल पर अभी वहां पर तस्वीर कैसी है सर? देखिए, जो नए एनपीए हैं वो ज्यादातर उसका जो वो कोविड से इम्पैक्ट है उनका, वो वैसे एनपीए नहीं है, तो इन एनपीओ को स्टैंडर्ड लाने में बहुत कम मेहनत लगेगी। अच्छा। और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा, आजकल सर सारे बैंक्स के रिजल्ट के साथ वो एक और जो बात हम समझ रहे हैं वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है उस हिसाब से एनपीए अकाउंट नहीं किए जा रहे, अगर वो करें तो शायद एनपीए बढ़कर आए, तो उस लिहाज से एक बार हमें अंदाजा दें कि अगर किए जाते तो कितने होते हैं और नहीं किए तो कितने, एक बार वो भी समझा दें सर। तो अगर वो किए जाते तो जैसे अब हमारा ग्रॉस एनपीए नंबर 15.5% का है जी, तो वो बढ़ के 20% हो जाता है। पर इसमें हमें सिर्फ यही समझना है कि देखिए, जब कोविड का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे है तो बैंकों पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। जरूरत इस बात की है कि क्या हमने उसकी तैयारी करी है या नहीं। तो जो हमारा ये इंक्रीमेंटल कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है 8000 करोड़ का, उस पर हमने पूरी तरह से प्रोविजन की तैयारी कर रखी है। तो 2600 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन हमने उन अकाउंट्स के लिए पहले से ही किया हुआ है। ओके, चलिए परफेक्ट है सर। अच्छा, एक चीज और, मैं आपका वो रिजल्ट जब पढ़ रहा था तो उसमें बोर्ड ने आपके 10,000 करोड़ रुपए और पैसा जुटाने को मंजूरी दी, राइट सर? 10,000 करोड़ ही है ना सर? तो ये 10,000 करोड़, हाँ, तो ये 10,000 करोड़ मतलब क्या कैसे जुटाना चाहते हैं? इक्विटी वगैरह, क्यूआईपी क्या करेंगे, कब तक करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं सर आप? तो अनिल जी, हम अपना प्रोसेस देख रहे थे जी। किसी भी कैपिटल रेज के लिए आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, राइट? शेयर होल्डर के अप्रूवल लेने में काफी समय लगता है, तो हमने सिर्फ ये एक एनेबलिंग क्लॉज, एनेबलिंग अप्रूवल लिया है बोर्ड से। हमारा बैंक पूरी तरह कैपिटलाइज है, सीईटी जो है 13% से ज्यादा है, तो हमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके रख लें, जिससे आने वाले समय में अगर ग्रोथ के लिए किसी कैपिटल की जरूरत होगी जिसको हम रेस कर सकते हैं। ठीक बात है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बार हाथ में अप्रूवल होनी चाहिए, तो जब जरूरत पड़े तो। अच्छा सर, यस बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मैनेजमेंट बदलने के बाद, आपके नेतृत्व में बैंक के आने के बाद बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं बैंक को, परफॉर्मेंस दिख भी रही है, हर तिमाही बेहतर होकर आ रही है। इस साल के लिए आउटलुक दे सर, 2021 यस बैंक के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है 2021 ना केवल यस बैंक के लिए पर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। जिस तरह के इंडिकेटर्स हम लोगों को मिल रहे हैं, अगर एक्सटर्नल इंडिकेटर आप देखें तो चाहे जीएसटी कलेक्शन हो या गुड्स का मूवमेंट हो या और इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल शुरू हो गया है, और इसी तरह बैंक के अंदर से भी हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो गई। जो हमारे थ्रूपुट होते हैं अकाउंट्स में वो प्री कोविड लेवल पहुंच गए, चेक बाउंस रेट बहुत कम हो गया, लोन हमने डिस्पर्स करने शुरू कर दिए, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय यस बैंक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और सारे कस्टमर भी से यस टू यस बैंक वो कह भी रहे। अकाउंट सर, मुझे सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज जो लगी आपसे इतनी बातचीत करना है, वैसे तो ज्यादातर बातें आपसे कई बार पहले भी बात हुई, 1 लाख अकाउंट हर महीने खोलने का इरादा, ये बहुत एग्रेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सर वाकई में जैसा आप कह रहे हैं 2021 का साल यस बैंक के लिए भी, पूरी इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए वक्त निकाला और आपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके, तो यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हुए और बैंक की तगड़ी परफॉर्मेंस इस तिमाही में आती हुई दिखी है। बाजार की परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी है, निचले स्तर से बहुत शानदार रिकवरी, 600 पॉइंट नीचे से रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी, इनफैक्ट 700 पॉइंट जी, 700 पॉइंट की रिकवरी। हालांकि निफ्टी अभी भी थोड़ा नहीं कर पा रहा, अभी थोड़ी देर पहले फिर से नेगेटिव भी हो गया। रिलायंस की वजह से अभी 4% रिलायंस नीचे है, तो थोड़ा निफ्टी को ऊपर आने में मुश्किल हो रही है। ऑयल एंड गैस पूरा स्पेस नीचे है, न सिर्फ रिलायंस बल्कि ओएनजीसी, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो थोड़े आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ग्रासिम है आज का स्टॉक परफॉर्मर 5% की बड़ी तेजी के साथ।
बिल्कुल, तो दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है। इस बीच शायद हिमांशु जी के पास एक कॉल थी, तो सर क्लोजिंग से पहले हिमांशु जी के लिए बिगुल बीटीएसटी। बताएं हिमांशु जी। हिमांशु जी, मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बैंक्स यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। एक बैंक जिसके आज रिजल्ट्स भी हैं, कोटक बैंक, मुझे लगता है कि रिजल्ट से पहले यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल चुका है। और जो चार्ट सेटअप है वो बता रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद या रिजल्ट से पहले ही शायद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो करंट लेवल्स 1850 1852 के लेवल्स पर कोटक बैंक में खरीदारी की रहे हैं। यहाँ पर 1830 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1900 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कोटक बैंक है वो बैंक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, और बाजार इस बीच बेहद मजबूती के साथ, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाए हमारा मॉर्निंग वाला शो। सर, मजा आ जाए। एक्शन बढ़ा है, लेकिन चलिए, क्योंकि एक्सटेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस ब्रेक के बाद भी उतना ही बढ़िया, उतना ही बेहतरीन शो आपके लिए है, जिसकी तैयारी हमारी रिसर्च टीम ने इस पूरे वीकेंड पर की है। और मेड इन इंडिया ये है वो शो, यानी कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शेयर आपको बताए जाएंगे जो हिंदुस्तान की ग्रोथ के साथ आपके पोर्टफोलियो में भी मजबूती देंगे, ग्रोथ देंगे। तो ये बेहतरीन शो पूरी टीम के साथ जरूर देखिएगा। मेड इन इंडिया शेयर ये आने वाला है आपके लिए ब्रेक के तुरंत बाद ही। लेकिन ब्रेक में जाने के पहले आज तो एक स्पेशल सैल्यूट भी बनता है दीप, क्योंकि गणतंत्र दिवस है कल और 72वां है ये जी। तो हमारे सभी एक्सपर्ट से पहले तो लेते हैं विदा। कुणाल जी, राकेश जी, वाघे साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, राजेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह वाले सत्र में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के सत्र में फिर से आपसे मुलाकात होगी। सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं, देश के प्रति सम्मान के साथ शो का समापन करेंगे। जय हिंद।